हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड, यानी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ऐसे ही अपने को सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी पढ़ना है। स्टेट बोर्ड से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हैं आपके सिलेबस से, लेकिन हम लोग तो सारी तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा हुआ है? यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी, यहाँ तक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो आगे का पार्ट मुझे आपको कराना है, जो कि क्या है अभी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये बेसिकली क्या कहता है, आइए इसको समझने की कोशिश करें। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बताओ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। समझ में आ गया? एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। समझ में आ गया? या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्स में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो क्या है? कांस्टेंट है, वो नहीं बदलती। समझे? यूनिवर्स में जो एनर्जी है, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक रूम है, इसी को अपन यूनिवर्स मान लेते हैं, और अपन ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू पैसा। समझे? मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को 1000 रुपए दे देता हूँ। अब क्या करते हैं आप लोग? वो 1000 रुपए आपस में क्या करते हो? बांट लेते हो। समझ में आ गया? अब इक्वल अमाउंट नहीं बटा हुआ, कहीं पर ज्यादा कहीं पे कम, ऐसा कुछ बटा हुआ है। समझ में आ गया? तो अगर आपको मैं बोलता हूं कि भाई पैसों का एक्सचेंज करो, तो आप कैसे एक्सचेंज करोगे? बोलो भाई, कैसे एक्सचेंज करोगे? किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 100 रुपए हैं, किसी के पास 500 रुपए हैं। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली अगर किसी के पास से 10 रुपए कम होंगे तो कहीं पे क्या होगा? 10 रुपए बढ़ जाएंगे, लेकिन टोटल अमाउंट कितना होगा? 1000। बात समझ में आ गई? बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो क्या है? कांस्टेंट है, वो नहीं बदलने वाली। कहीं पे अगर एनर्जी कम होती है तो उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आती? क्लियर है? तो वही स्टेटमेंट बोलता है ये। और एक बात, ये बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। तो याद रखिए कि जो आपके कंजर्वेशन लॉज हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, कोई भी कंजर्वेशन लॉ है, उसका आपको कभी भी प्रूफ नहीं मिलेगा। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? कंजर्वेशन लॉज का प्रूफ नहीं होता है, वो सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन से आता है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो कंजर्वेशन लॉस का प्रूफ नहीं होता है, वो क्या होता है? आपके ऑब्जर्वेशन से आता है। ठीक है? बिल्कुल वैसे ही जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका भी कोई आपके पास प्रूफ नहीं होगा। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होगा, फॉर्मूला अपन बना लेंगे, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं होगा अपने पास। समझ में आ गया? तो ऑब्जर्वेशन से अपने को मिलेगा। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। क्या स्टेटमेंट है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। समझ में आ गया? पैसा ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। जो 1000 रुपए उसको मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। बिल्कुल वैसे एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है? टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाएगी, लेकिन वहां पर क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है। ठीक है? चलो इसके बाद क्या आगे बढ़ना है, ये भी देख लीजिए। ये हमेशा, ये बेसिकली क्या है? एक्सपीरियंस से अपने को आया, उसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ अपने पास नहीं है। कंजर्वेशन लॉस का अपने पास कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब कुछ ऑब्जर्वेशंस भी है अपने, अपन उसको देख लेते हैं क्या उसके ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे व्हेनेवर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपीयर्स एन एग्जैक्टली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या? अगर कहीं पर क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? डिसअपीयर हो जाती है, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी? अपीयर हो जाएगी। मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा, उससे पूरी तरीके से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर क्या बोलता है? एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कुछ दिया भी है। In the operation of electric fan, the electrical energy which is consumed is converted into mechanical work which moves the blades। मतलब क्या? यहाँ पर बोलता है कि आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फैन जब आप चलाते हैं तो आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल की और उसको क्या कर दिया? फैन को घुमा दिया, फैन को चला दिया। बात समझ में आ रही? तो ये जितना वहां पर खर्च हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उतना मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया, फिर वो हीट में कन्वर्ट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना? उसके बाद क्या? हीटर की कन्वर्ट होगी बाकी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर ये जरा देखिए, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। वो जो वहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये क्या है?
आप वाटर को डिकम्पोज करते हैं, वाटर को डिकम्पोज करते हैं मतलब क्या, H2O को तोड़ते हैं। तो आप उसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इनटू गैसेस हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आप क्या करते हो बेसिकली, आप वाटर को डिकम्पोज करते हो इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके। वाटर लिया और वाटर से क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। इलेक्ट्रिसिटी आप जब पास करवाते हैं तो ये H2O जो आपका लिक्विड है ना, वाटर जो लिक्विड है, आपने जब इतनी एनर्जी पास करवाई 286.2 किलो जूल, इतनी एनर्जी जब पास कराई तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो वाटर टूट करके क्या बन जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये एनर्जी कहां गई है उसके पास, कहां चलेगी ये एनर्जी? तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये एनर्जी जो है उन्हीं के पास स्टोर हो गई है। जब वापस से इनको मिला दिया जाएगा, वापस से इनके बीच में बॉन्ड बना दिए जाएंगे, तो इतनी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। वही होता है। आगे देखिए, इसको अभी हम क्या करते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस एनर्जी यहाँ पर क्या बोलता है, दिस एनर्जी मस्ट हैव बीन स्टोर्ड इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंस सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैसेस ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब क्या करते हैं अपन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं, दोनों को रिएक्ट करवाया। तो जब वो लिक्विड बनाएगा तो क्या होगा, जब वो लिक्विड बनाएगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग हो गई तो क्या होगा, अब वो एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश करेंगे। तो अपन ने क्या कर दिया, जितना अमाउंट यहाँ पर बना था उतना अमाउंट यहाँ पर क्या कर दिया, रिएक्ट कराया। तो अपने को उतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, वो एनर्जी रिलीज होती है, मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो ये देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो आसान सी बात है, इसमें और कुछ बताने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं होनी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद तो बेसिकली वो समझाना क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। समझे, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने सप्लाई की उतना क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। आसान भाषा में कंजर्वेशन लॉ बोलता क्या है, जितनी एनर्जी सप्लाई की जाएगी उतनी क्या होगी, खर्च हो जाएगी। समझ में आ गया, ना क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद क्या, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन दैट इज अ मशीन व्हिच प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। समझ में आ गया? तो हेल्महोल्ट्ज ने क्या बोला था, ऐसी आप कोई मशीन बना ही नहीं सकते जो बिना एनर्जी कंज्यूम किए काम करते गए। तो परपेचुअल मोशन वाली मशीन नहीं बन सकती। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना? तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट क्या, परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल मोशन मशीन क्या होता है बताओ, बोलो भाई। हाँ, बिना एनर्जी कंज्यूम किए क्या करे, वर्क करते जाए। ऐसी कोई मशीन अपन बना ही नहीं सकते। समझ में आया, क्लियर हो गया? चलो, ये वर्क करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एनर्जी। देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क। हीट और मैकेनिकल वर्क में एग्जैक्ट इक्विवेलेंस है। ये क्या बोलता है, फॉर एवरी 4.18 जूल ऑफ वर्क डन 1 कैलोरी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या, अगर आप क्या करेंगे, ऐसे उल्टा बोलो, 1 कैलोरी अगर आप क्या करते हैं, हीट लेते हैं, तो 1 कैलोरी कितना वर्क कर सकती है, 4.184 जूल का वर्क कर सकती है। समझ में आ रहा है? ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट उन लोगों ने निकाल लिया था, साइंटिस्टों ने। ठीक है, खास करके जूल ने निकाला था 1814। ठीक है, चलो अभी यहाँ तक बात समझ में आ गई। स्टेटमेंट क्या है बता दो, क्या स्टेटमेंट है, बोलो भाई। स्टेटमेंट क्या है, या तो आप ये स्टेटमेंट लिख दो, क्या स्टेटमेंट, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but can be transformed from one form to another। समझ में आ गया? या फिर क्या बोलोगे, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आ गया? यूनिवर्स 2 चीजों से बनता है, कौन, सिस्टम और सराउंडिंग। समझ में आ गया? तो सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है लेकिन टोटल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इसके बाद क्या आपको और क्या बताया मैंने, कि जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बेसिकली क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है। और कोई भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ होता है उसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं होता है। उसका बेसिकली क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, हमसे ऑब्जर्व करते हैं, कोई प्रूफ नहीं होता उसका। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो अपन समझ गए। ये वाला एग्जांपल ज्यादा केमिस्ट्री से रिलेटेड था, जो H2O वाला मैंने आपको दिया। ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको देखना है। समझ आ रहा है? ठीक है ना? जल्दी से अपने स्टाफ से स्टेटमेंट लिखो, फटाफट से स्टेटमेंट लिखो और 1-2 एग्जांपल अपने बुक में नोट डाउन कर लो जल्दी खुद से, जो आपको समझ में आया।
जल्दी करो, मैथमेटिक्स को फॉर्मुलेशन बता दो। एक दो एग्जाम्पल को सीख लो। लिख लिया एग्जाम्पल्स? हो गया। H2 वाला एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो ये आपको बता दिया मैंने। अब जो है इसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। हेडिंग लगाओ जल्दी से। हेडिंग आएगा अभी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लॉट। फ्लॉट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अपने को क्या करना है? अभी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है, यानी इसका फॉर्मूला बनाना है अपने को मैथमेटिकल। क्या निकालना है? देखो, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी वर्क और हीट। इंटरनल एनर्जी वर्क और हीट को रिलेट करता हुआ एक फॉर्मूला आपने को बनाना है। ठीक है, कोई भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसको चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो हीट दे दो या तो वर्क दे दो, वर्क कर दो उसमें। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? उससे टेम्परेचर में चेंज आएगा और क्या होगा? इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड इन टू वेज। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? कोई भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के दो तरीके हैं। कौन सा? एक क्या है? हीट दे दो, दूसरा क्या करो? वर्क कर दो। समझ में आ गया? ठीक है ना? या तो हीट दे दो या तो क्या करो? वर्क कर दो। ठीक है, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि हीट और वर्क से कैसे ये इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है। तो अपने पास क्या है? अपने पास सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? ये अपने पास इनिशियल सिस्टम है। एक सिस्टम है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक कंटेनर और पिस्टन उसने लिया है, इसके अंदर मान लो कोई गैस भरी हुई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो आपके पास क्या है? कोई सिस्टम है, उसका इनिशियल स्टेट है ये, और इसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है? E1। समझ आ रहा है? E1 क्या है? इनिशियल इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? आपकी बुक के अकॉर्डिंग, स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलेंगे? U1। एक ही बात, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इसका इनिशियल स्टेट E1 है। अब क्या होगा? मैं क्या करता हूँ? ये सिस्टम को कुछ Q अमाउंट ऑफ हीट दे देता हूँ। समझ में आ रहा है? मैंने उसको क्या कर दिया? Q अमाउंट ऑफ हीट दे दी। तो Q अमाउंट ऑफ मतलब गर्म कर दिया मैंने उसको। तो क्या हो गया? Q अमाउंट ऑफ हीट उसने क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसके वजह से अब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? E1 प्लस Q। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दो तरीके से इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। क्या? एक हीट, दूसरा वर्क। तो मैंने उसको हीट दे दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? E1 प्लस Q हो गई। बात समझ में आती? आगे अब मैं क्या करता हूँ? वर्क डन ऑन द सिस्टम कर देता हूँ। ऑन द सिस्टम मतलब क्या? इस पर मैंने वर्क कर दिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इस पर मैंने वर्क कर दिया, तो जैसे ही मैं वर्क करूंगा तो अब भी क्या होगा? उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो वर्क डन भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अब जो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी फाइनल वाली, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी? E1 प्लस Q प्लस W। ये उसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी। और ये क्या है? उसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रही? क्लियर है? अब क्या? अब मैं क्या करता हूँ? देखो ध्यान से, ये तो मैं बता चुका हूँ, बाय सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद क्या? अब अपने पास ये है
देखिए ध्यान से कि आगे के पार्ट में मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि मेरा फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या है, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी मैं कैसे लिखूंगा, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा मेरा E1 + Q + W, यही तो फाइनल होगा। इनिशियल कितना था E1, पहले क्या कर दिया Q अमाउंट ऑफ हीट दे दिया, फिर क्या कर दिया W अमाउंट ऑफ वर्क कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, E फाइनल इज E1 + Q + W। बात समझ में आ रही है? बाउंसर तो नहीं जा रही है, समझ में आ रहा है? अब क्या, अब E1 को वहां भेज देते हैं, अगर E1 को वहां भेज देंगे क्या होगा, E2 - E1 मतलब E फाइनल माइनस E इनिशियल, और यही क्या हो जाएगा, डेल्टा। यही आपका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, जो अभी हम लोग ने एमसीक्यू में किया था वो यही तो किया था, डेल्टा E = Q + W। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपन ने वर्क डन ऑन द सिस्टम लिया है, वर्क ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम लेते तो क्या होता, -W आता। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर एक कंडीशन याद रखनी है कि अपन ने क्या लिया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम लिया। कन्वेंशन याद है? क्या कन्वेंशन है बताओ जरा? हीट दोगे तो क्या लिखेंगे, +Q, हीट निकाल लोगे -Q। उसके बाद इंटरनल एनर्जी का क्या, सिस्टम ने क्या, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो +U, कम हो गई तो -U। वर्क डन ऑन द सिस्टम +W, बाय द सिस्टम -W। सब याद करवाया था तुमको, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? ये कोई दिक्कत नहीं है। दिस इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फ्लॉट, ये फ्लॉट का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। और अपन एक चीज जानते हैं कि अगर अपने पास क्या है, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बेसिकली क्या हो जाता है, इसमें हाँ देखिए, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, वर्क डन ऑफ एक्सपांशन मुझे निकालना है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मुझे क्या करना है, वर्क डन बाय ऑफ एक्सपांशन निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वर्क डन का मेरे पास फॉर्मूला है, W = क्या होता है, -PD। If work is done of work done is of work of expansion, then W = क्या होगा, -P ΔV। समझ में आ रहा है? कंप्रेशन के लिए क्या लिखते थे, +P ΔV। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वरना कोई भी प्रोसेस हो, जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ -P dV। कोई भी प्रोसेस के लिए वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ -P dV। ये वर्क डन का जनरल प्रोसेस है, फॉर्मूला है। कोई भी प्रोसेस में ये फॉर्मूला लग सकता है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। समझ आ गया? ऐसे ही तो डिराइव कराया था मैंने लास्ट टाइम, रिवाइज नहीं किए हो तुम लोग। तो वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, -P इंटीग्रेशन ऑफ P dV। कोई भी प्रोसेस हो ये फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है? अब प्रेशर को कांस्टेंट तुमने मान लिया है, तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया है तो बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। प्रेशर बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो भाई, V होगा ना। और अगर ये V1 से V2 होगा तो बताओ आगे कहानी क्या होगी, V2 - V1। सवा बात समझ में आ रही ना? इस तरीके से अपन ने क्या किया है, वही लिखा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर, और ΔV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर वर्क डन ऑफ एक्सपांशन है, एक्सपांशन की बात हो रही है, तो अगर एक्सपांशन की बात हो रही है तो एक्सपांशन कैसे होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम से या बाय द सिस्टम से या ऑन द सिस्टम से, वर्क डन बाय द सिस्टम से। और एक्सपांशन कैसे होगा, गैस अंदर से टक्कर मारेगी, गैस टक्कर मारेगी और क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। और वर्क डन बाय द सिस्टम में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही? अगर एक्सपांशन की बात करेंगे तो अगर एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बता चुका हूं मैं, एक्सपांशन में नेगेटिव लेना है, कंप्रेशन में पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर W की जगह क्या आ जाएगा, W की जगह आ जाएगा -P ΔV। बात समझ में आती है? फिर इसको अपन क्या करेंगे, वहां भेज देंगे, तो Q क्या हो जाएगा, ΔE + P ΔV। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है स्टेटमेंट में, ठीक है? चलो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है इसका। अब इससे क्या निकालेंगे अपन, दो इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकालेंगे। सबको समझ में आ रहा है? क्या किया अपन ने, बताओ। कोई सिस्टम लिया, उसका इंटरनल एनर्जी इनिशियल क्या है, E1। उसके बाद क्या कर दिया, Q अमाउंट ऑफ हीट दे दिया। उसके बाद क्या कर दिया, हीट एब्सॉर्ब, वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या कर दिया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो टोटल जो इंटरनल एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, E1 + Q + W।
समझ में आ गया? तो E2 इज इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W अपने पास आ गया। तो E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा? Q प्लस W हो जाएगा। और अगर ये मान लेते हैं अपन कि वर्क डन बाय एक्सपेंशन है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? माइनस P डेल्टा T, जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट माना गया है। मतलब जनरल फॉर्मूला क्या है वर्क डन का कोई भी प्रोसेस के लिए? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PT। बात समझ में आ रही? क्लियर है? आगे की कहानी क्या होगी? आगे की कहानी ये होगी कि अपन ने क्या कर दिया, वर्क डन की जगह लिख दिया माइनस P डेल्टा V, और उसके बाद क्या है, उसके बाद तो अपन ने इसको यहाँ पर भेज दिया और यहाँ पर Q को लिखा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी से कॉपी करो अपनी बुक में, फटाफट सिस्टम बनाओ और से सॉल्व। वही है, हाँ वही है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, उसी का स्टेटमेंट है वो, ऐसा मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्म से बोल लो। वो आया वैसे ही है, वो जो तुम बोल रहे हो ना कि E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल, वही तो किया है। इनिशियल वो फाइनल ये इक्वेट कर दो, आ जाएगा आंसर। लिख लिया स्टेटमेंट? चलो तो ये समझ में आ गया है, दिक्कत नहीं है। चलो कोई स्टेप में डाउट है क्या? पीछे कोई स्टेप में डाउट नहीं, समझ में आए सारे स्टेप्स? डायग्राम बनाएंगे नहीं? डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना लिया, ये भी कर लिया अपन ने। उसके बाद अभी कुछ मैं आपको रिजल्ट्स बता देता हूँ। तो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स फॉलो दी मैथमेटिकल फॉर्मूला, मतलब अपन क्या करेंगे इससे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकालेंगे। अब ये नीट में सवाल आया था, पहले ही बता चुका हूँ, वही सवाल वही पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। नाइदर Q नॉर W इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये अपने को पता है। Q क्या है? हीट, अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लिया। W क्या है? वर्क। वर्क और हीट दोनों क्या है? पाथ फंक्शन। समझ में आ गया? दोनों के दोनों नाइदर Q नॉर W इज अ स्टेट फंक्शन, कोई भी स्टेट फंक्शन नहीं है। Yet the quantity Q plus W वो क्या आ रहा है? डेल्टा E, वो क्या है? स्टेट फंक्शन। समझ आ रहा है ना? Q स्टेट फंक्शन है ना W स्टेट फंक्शन है, लेकिन दोनों का सम होने के बाद क्या आ रहा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि क्या है? स्टेट फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल करके आता है, बिकॉज डेल्टा E क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। इस वजह से आपको यही सवाल पूछा गया था नीट में कि Q plus W क्या चीज है, या इनमें से स्टेट फंक्शन कौन सा है? तो एक ऑप्शन में क्या था? Q plus W था। क्या पूछा गया था? ऑप्शन में से स्टेट फंक्शन कौन है? तो Q plus W एक ऑप्शन दिया हुआ था। समझ आ रहा है? तो Q plus W क्या है? स्टेट फंक्शन। ठीक है, चलो। फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एन आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज है मतलब क्या हो रहा है भाई? आइसोथर्मल चेंज का मतलब है डेल्टा E 0 है, ये मतलब हुआ ना, क्योंकि टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा E 0 आ गया। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा बताओ जरा? Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बेसिकली ये देखो यहाँ पर ये 0 हो गया, Q plus W इज इक्वल टू 0 आ गया, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस W हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब क्या है इसका कि दैट इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है कि जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो पूरा का पूरा क्या होगा? वर्क डन में चले जाएगा। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ आया? क्लियर है? ये स्टेटमेंट को आसान करके क्या बोल सकते हो तुम? ये स्टेटमेंट को अगर आसानी से समझना चाहते हो तो ये बोलना क्या चाहता है? बहुत आसान है। इतना अमाउंट ऑफ हीट दिया तो कुछ क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा, और कुछ क्या करेगा? वर्क कर लेगा। यही तो बताना चाह रहा है वो।
समझे क्या बोल रहा हूँ? बहुत आसान है ना, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट आप उसको देते हैं वो कुछ क्या करेगा, अपने इंटर एनर्जी को चेंज कर लेगा और कुछ अमाउंट क्या कर लेगा, वर्क डन कर लेगा। बात समझ में आती, क्लियर है? तो जितनी एनर्जी दी जाएगी उतनी खर्च हो जाएगी। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो यहाँ तक अपने को समझ में आ जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट जल्दी से नोट डाउन करो जल्दी। फिर इंटर एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ये अपने को पता है, उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? स्टेप्स लिख करके बताऊं क्या, कि समझ में आ गए? समझ में आ गए, ठीक। चलो इसके बाद क्या, इंटर एनर्जी स्टेट फंक्शन है, फर्स्ट लॉ से रिडक्शन हो सकता है, काम का नहीं है, वही बताएगा, अपने को पता है ऑलरेडी स्टेट फंक्शन है, पहले भी इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। इसके बाद क्या है, इंटर एनर्जी चेंज इन टर्म्स ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या है। तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब के टर्म्स में अपने को देखना है। ठीक है, अब समझो जरा। अपन एक चीज जानते हैं, क्या स्टेटमेंट है, Q इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U प्लस क्या होगा, P डेल्टा V। ये अपन जानते हैं, समझ में आ गया? अभी लिखा नहीं है कि डेल्टा U क्या होगा, P डेल्टा V होगा। अब मान लेते हैं कि अपने पास एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कब कांस्टेंट होगा, मान लो कोई क्लोज कंटेनर में हो रहा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, कोई क्लोज कंटेनर में हो रहा है। तो अगर कोई क्लोज कंटेनर में हो रहा है तो कंटेनर का वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना भाई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आप अगर क्या करते हैं, मान लीजिए आपको चावल पकाना है, तो चावल पकाते टाइम क्या कुकर का वॉल्यूम चेंज हो जाता है? नहीं, क्लोज कंटेनर हो तो वही रहता है वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर आपने क्या कर दिया, डेल्टा V को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है ना, यही मतलब हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर डेल्टा V 0 हो गया तो ये वाला टर्म चला गया, अगर ये वाला टर्म चला गया तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U होगा। तो ये अपने को समझ में आता है। अब जरा समझो, यहाँ पर लग जाएगा सफिक्स में V, ये क्या है? तो डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वो E और U एक ही बातें बता चुका हूं मैं पहले भी, ठीक है ना। हमारे बुक में क्या लेते हैं, U लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया, E दिया। तो डेल्टा U जो है वो बेसिकली क्या आ रहा है, QE के इक्वल आ रहा है। QE क्या है सर, देखो हाँ, यानी हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ गया? तो आपने क्या कर दिया, डेल्टा U को और एक तरीके से डिफाइन कर दिया कि अगर आप क्या करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, तो डेल्टा U बेसिकली क्या होता है, हीट एब्सॉर्ब्ड है या इवॉल्व्ड है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत काम की चीज है थर्मोकेमिस्ट्री में। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर हो गया? तो डेल्टा U जो होता है वो क्या होता है, QV होता है, यानी हीट इवॉल्व्ड या एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख लो उसको, बहुत काम की चीज है। स्टेटमेंट भी दिया हुआ है।
ठीक है, अब उसको लिख लो वर्ड्स में। The internal energy change is the heat evolved or absorbed at constant volume. The internal energy change is the heat evolved or absorbed at constant volume. Heat evolved or absorbed at constant volume. ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद अपने को पता है कि वर्क एंड हीट आर स्टेट फंक्शंस नहीं होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं वो पाथ फंक्शंस, दे आर नॉट स्टेट फंक्शंस। ठीक है, क्यों ऐसा होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर कराया है मैंने कि स्टेट फंक्शंस क्यों है, पाथ फंक्शंस क्यों है, स्टेट फंक्शंस क्यों नहीं। ठीक है, चलिए ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसके ऊपर अभी चर्चा करना। ठीक है, आइए सवाल करते हैं। क्या है अपने पास अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए अपने को क्या याद रखना है, अपने को याद ये रखना है कि भाई अपने पास हीट एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। कन्वेंशन याद रखो ना, गड़बड़ करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या आगे, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी उससे, तो अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव बोलेंगे। एनर्जी गिवन आउट बाय द सिस्टम मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या होगा अपना डेल्टा यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्लियर? शॉर्ट में लिख करके रखो जल्दी बुक में, न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, जल्दी करो। एनर्जी निकाल हो गया? ठीक है, चलिए बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। आइए तो अपने को क्या बोलता है सबसे पहले प्रॉब्लम में, कैलकुलेट दी इंटरनल एनर्जी चेंज, यानी बेसिकली क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये याद कर लो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। दूसरे फॉर्म में भी याद कर सकते हो, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना, कोई भी एक फॉर्मेट याद रखो। तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। कन्वेंशन अगर नहीं आएंगे तुम यहाँ पर गड़बड़ कर दोगे, इसलिए बोल रहा हूँ कन्वेंशन याद रखो अच्छे से। अब आई कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा यू निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक, डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, सिस्टम एब्जॉर्ब्स 15 किलो जूल ऑफ हीट। एब्जॉर्ब कर लिया हीट मतलब क्या, बढ़ गए ना, तो प्लस 15 किलो जूल, समझ आया, 15 किलो जूल आ गया। एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब क्या हुआ है, सिस्टम ने क्या किया, 5 किलो जूल का काम किया, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? इस वजह से Q क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 15 किलो जूल, और W क्या लिखेंगे, माइनस 15 किलो जूल। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला लगा लो, क्या फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। समझ में आ गया? अब पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हो तुम लोग, माइनस डब्ल्यू। क्या लिखोगे यहाँ पर, माइनस डब्ल्यू। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा भी स्टेटमेंट लिख सकते थे Q प्लस डब्ल्यू डेल्टा, क्योंकि ये क्या था पता है ना,
W क्या था माइनस पी डेल्टा V। समझ आ गया, वो गड़बड़ मत कर देना। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में क्या होगा डेल्टा U माइनस W होगा। समझ में आ गया, फिर Q प्लस W इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा U हो जाएगा। समझ में आता है। अब वैल्यू को पुट कर देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये डेल्टा U क्या हो जाएगा Q प्लस W। Q क्या है 15 किलो जूल और ये कितना है माइनस 5 किलो जूल, तो कितना हो जाएगा प्लस 10 किलो जूल। समझ आया, क्लियर हो गया। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस बाय 10 किलो जूल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है बताइए। 5 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब क्या प्लस आएगा। और उसके बाद क्या 15 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम माइनस। समझ में आ रहा है क्या बोलना है। तो ये जाएगा क्यों माइनस 15, वर्क डन क्या आएगा प्लस 5। मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। एकदम बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करें। चलिए कॉपी करिए फटाफट जल्दी से। ऐसा पूरा क्वेश्चन लिखते नहीं बैठना है। क्या करोगे बस क्वेश्चन में क्या लिखोगे बोलो भाई। निकालना क्या है डेल्टा U। गिवन का पार्ट क्या लिखोगे, क्या गिवन है बताओ। सिस्टम एब्जॉर्ब्स 15 किलो जूल ऑफ हीट, मतलब क्या Q का वैल्यू क्या होगा प्लस 15 किलो जूल। समझ में आ गया। 10 5 मतलब वर्क डन क्या है बाय द सिस्टम 10 मतलब क्या होगा माइनस 5 किलो जूल। समझ में आता है, ठीक है ना, ऐसा है। और निकालना क्या है डेल्टा U। तो डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है Q प्लस W। वैल्यू को पुट करने का आंसर है। सेकेंड पार्ट में भी वैसे ही करिए। हो गया। लास्ट में कंक्लूजन लिखना कि हुआ क्या है प्लस 10 किलो जूल मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, वहां पर इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको केसेस दिए हैं। अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला वर्क डन का माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ठीक है, वरना जनरल फॉर्मूला क्या है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी। ठीक है, मैं थोड़े से और क्वेश्चंस का टॉपिक ले आऊंगा, उन लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या है कैलकुलेट द पुराना जितना ही पढ़ा है पूरा रिवाइज भी हो जाएगा उसमें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अपने को क्या निकालना है वर्क डन निकालना। ठीक है, 1 mole of an ideal gas contained in a bulb of 10 liter capacity at 1 atmosphere is allowed to enter into an evacuated bulb of 100 liter capacity। क्या मतलब हुआ इसका, बोलो। आपको क्या बोल रहा है 1 मोल आइडियल गैस आपने ले ली और उसके बाद क्या है कंटेन्ड इन अ बल्ब ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी। ठीक है ना, एक बल्ब है, ऐसा कोई बल्ब है आपके पास, बल्ब है और 10 लीटर की इसकी कैपेसिटी है और आपको क्या बोलता है इसमें जो प्रेशर है वो कितना है 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ठीक है ना, इसको अपन क्या करते हैं ऐसे पाइप लगा करके एक 100 लीटर कैपेसिटी, नजर नहीं आ रहा होगा दिख नहीं रहा है, तो 10 लीटर की कैपेसिटी वाला कोई बल्ब है और 1 एटमॉस्फेयर क्या है प्रेशर, उसको अपन क्या करते हैं एक 100 लीटर की कैपेसिटी वाले बल्ब में क्या करते हैं भेज देते हैं। ठीक है ना, अलाउड टू एंटर इनटू इवैक्यूएटेड। अब यहाँ पर प्रेशर क्या है 0 है। ठीक है ना, और इसकी कैपेसिटी क्या है 100 लीटर की है, तो आपको बोलता है कि कितना वर्क करना पड़ेगा ये काम करने के लिए। समझ में आ रहा है, सवाल क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड पार्ट भी है इसका। सेकंड पार्ट में बोलता है 1 मोल ऑफ गैस इज अलाउड टू एक्सपांड फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में क्या बोलता है कि प्रेशर जो है आपका क्या है कांस्टेंट है
आप 1 लीटर से 5 लीटर में भेज रहे हैं। पहले 10 लीटर से 100 लीटर में भेज रहे थे, अब क्या कर रहे हैं 1 लीटर से 5 लीटर में भेज रहे हैं। और प्रेशर क्या आपका एक्सटर्नल कांस्टेंट है, ठीक है। और 1 लीटर एटमॉस्फेयर क्या होता है, लगभग 100 जूल। बता चुका हूँ मैं, 10.3 दिया हुआ है, मैंने क्या अप्रोक्सीमेटली बताया था, 100 जूल बताया था, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज इन केस इज द प्रोसेस वर कैरी आउट एडियाबैटिकली। अपन क्या करेंगे, प्रोसेस को एडियाबैटिक करेंगे, मतलब बेसिकली हीट कंटेंट में कोई चेंज अगर नहीं आएगा तो अपने को इंटरनल एनर्जी का तब चेंज निकालना है, ठीक है। चलिए, तो क्या है सवाल में, तो अपने को बेसिक तौर पे सवाल तो कुछ समझ में आ गया। ये क्या कर रहे हैं, 10 लीटर से निकाल करके क्या कर रहे हैं, 100 लीटर की कैपेसिटी वाले बल्ब में भेज रहे हैं। अपने को निकालना है क्या, ये करने में वर्क कितना लगेगा, ये मुझे निकालना है। आइए, तो अपने को क्या पता है कि यहाँ पर बेसिकली अब क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो एक्सपांशन हो रहा है, 10 लीटर से कहाँ भेज रहे हैं, 100 लीटर में भेज रहे हैं, तो एक्सपांशन हो रहा है। टेक्स प्लेस इनटू इवैक्यूएटेड बल्ब, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर वहां पर क्या है, 0 है। क्यों, इवैक्यूएटेड में भेजा है अपन ने उसको, ठीक है ना। तो हेंस W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई वर्क ही नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले केस में कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, 0 है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज मुझे निकालना है, वो मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है। ऑल्सो कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू इन ईच केस इफ द प्रोसेस वर कैरी आउट एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली मैं जानता हूं कि Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Q को 0 कर दो, वर्क डन तो है ही 0, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, अब सेकंड वाले पार्ट में क्या है, सेकंड वाले पार्ट में उसको क्या कर रहे हैं अभी, अब उसको 5 लीटर से 1 लीटर में भेज रहे हैं, 1 लीटर से 5 लीटर में भेज रहे हैं। तो कहां से कहां भेज रहे हैं, 1 लीटर वाले से कहां भेज रहे हैं, 5 लीटर में भेज रहे हैं। पक्का है ना, चेक करो। हाँ ठीक है। तो अब क्या है अपने पास, फाइनल क्या है, फाइनल 5 लीटर है और इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर। तो नेट वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 लीटर, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में आ रहा है डेल्टा वी। क्या आ रहा है, डेल्टा वी। अब प्रेशर कितना बोला है, उसने बोला है दोनों में कांस्टेंट है। 1 लीटर वाले और 5 लीटर वाले में दोनों में एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर। तो वही लिखा अपन ने, 1 एटमॉस्फेयर, और ये 5 लीटर एटमॉस्फेयर, ये अपना नेट क्या आ जाएगा, -4 लीटर एटमॉस्फेयर। मतलब समझ में आया क्या, क्लियर हो रहा है। क्या किया मैंने, वर्क डन निकाल रहा हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला बंद करो ये विंडो, -P डेल्टा वी, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, -P डेल्टा वी, ये अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला है। अब प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर इनटू डेल्टा वी कितना है बताइए, डेल्टा वी 4 लीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, -4 एटमॉस्फेयर लीटर, या लीटर एटमॉस्फेयर बोल दो। अब लीटर एटमॉस्फेयर क्या होता है आपका, 100 जूल होता है, लगभग 100 जूल। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे। समझ में आया, क्लियर है, ऐसे वर्क बना जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है ना, समझा कि यहाँ पर तो अलग चीज आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, ये तो यूनिट कन्वर्जन से भी निकालने की कोशिश किया है, जरूरत नहीं, ठीक है। अपने को ये बात समझ में आती है। आगे क्या, अब नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सब में कोई समझ में आ रहा है कि नेगेटिव साइन यहाँ पर आई, मतलब क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। नहीं, उसके बाद क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू निकालना है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू क्या हो जाएगा, 0, तो उसको 0 पुट कर दो, ये ऐसे आ जाएगा, और अपने पास डेल्टा यू इतना आ जाएगा, तो -405.3 जूल। समझ में आया, कॉपी कर लो इसको, डायग्राम के हिसाब से बनाओ, पूरा सवाल में लिखो। सर फर्स्ट वाले में वर्क डन बाय द गैस होगी ना, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन तो 0 होगा ना, नहीं एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन तो 0 होगा, वर्क डन तो होगा ही नहीं। वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव लगाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है, और 0 जो है उसका कोई भी साइन नहीं होता है, नेगेटिव ना पॉजिटिव। मैक्सिमम वर्क पढ़ा है तुम लोगों ने,
कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क नहीं, नहीं लगेगा। कॉपी कर दो, क्योंकि मैक्सिमम वर्क कराऊंगा तो फिर उसके बाद वो करा दूंगा। ये कुछ न्यूमेरिकल उसी पर बेस्ड है। ये 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ V2 by V1 नहीं कराया ना? नहीं भाई, टेक्स्ट बुक में तो उसके बाद अच्छा उसके बाद कल का सेशन तगड़ा होगा। कल मैं आपको अलग अलग ये जो पार्ट में कराऊंगा कल के सेशन में, वो ना एनसीईआरटी में ना स्टेट बोर्ड में, ठीक, मैं आपको सभी प्रोसेस के लिए 4 चीज़ें निकालना सिखाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। हो गया, क्लियर है? चलो यहाँ तक आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है? नेक्स्ट पार्ट इसमें है वो जो कुछ अभी न्यूमेरिकल्स है वहाँ पर, वो उसमें आपको लगेगा मैक्सिमम वर्क का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम वर्क पढ़ाऊंगा, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है? एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है। एंथैल्पी क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर कल इसके फॉर्मुलेशंस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है? अभी एमसीक्यू पे तब तक नहीं जा सकते जब तक अपन फ्लॉट पूरा ना कर लें और हेसेस लॉ नहीं कर लें, क्योंकि दोनों के फिर कंबाइन क्वेश्चन और बीच बीच में रुकना पड़ेगा, ठीक है? चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एंथैल्पी के बारे में क्या जानते हैं आप, क्या होता है एंथैल्पी? बोलो, बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फॉर्मुलेशंस वगैरह जो है वो कल कराता हूँ। बोलो। स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो dH/dt। हाँ, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मैं आपको मतलब पूछ रहा हूँ, मतलब क्या है? बोलो। इंटरनल एनर्जी क्या है? तो QV है। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मतलब नहीं पता ना, तो मतलब क्या है? मतलब क्या होता है? फिजिक्स में मैथमेटिक्स की अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फिजिक्स के एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दें, समझे? अपन अल्टीमेटली आते हैं मैथमेटिक्स पे, अपन पूरे का उसका मैथ्स ही निकालते हैं और उससे ही सारी चीज़ें मेजर करते हैं मैथमेटिक्स को यूज़ करके, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट तो होते हैं ना। जैसे मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। ये बोलने से काम नहीं बनेगा ना। अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी, या किसी बॉडी में कितना ट्रांसलेशनल मोशन, इसके बारे में आपको आइडिया देता है, समझे? तो ये नहीं छोड़ सकते। मैं वो पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? वो तो आप बता दोगे, QP QV करके बता दोगे, मतलब क्या बनता है इसका? बोलो। रीड ही कर लेते इतने टाइम में, इतना बोल दिया मैंने, रीड कर लिए होते, ठीक है? एंथैल्पी बेसिकली क्या है? एंथैल्पी होता है बेसिकली क्या? हीट कंटेंट। एंथैल्पी क्या होता है? हीट कंटेंट। कोई भी आपके सिस्टम में कितना हीट कंटेंट है, आप उसको एंथैल्पी बोलते हैं। उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन सब्सटेंस में जो हीट का कंटेंट है वो कितना है, उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी बोलेंगे। आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलता है आपको? इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, as is usually the case because most of the reactions are studied in vessels open to the atmosphere, or if a system consists of gas confined in a cylinder fitted with a piston, the external pressure acting on the system is the atmospheric pressure. The work done of expansion is given by, ठीक, क्या बोलता है ये कि अगर अपन मान लेते हैं कि सिस्टम जो है हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे है, जनरली कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है, अपन कोई क्या करते हैं, ऐसे सिस्टम लेते हैं, कंटेनर लिया, उसमें पिस्टन लगा दिया, तो इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? P एक्सटर्नल लग रहा है, और ये तो कांस्टेंट प्रेशर है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो ये अपने पास क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। अब क्या आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ये है कि अगर अपन ने क्या कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर लिया, तो वर्क डन बाय एक्सपेंशन क्या दे सकते हैं अपन? -P ΔV से लिख सकते हैं।
ये अपने को पता है, पहले अपन देख चुके हैं, क्योंकि जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा और बाकी कहानी अपने को पता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे की कहानी क्या है, तो डेल्टा V इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये अपन जानते हैं, P क्या है कांस्टेंट प्रेशर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग Q क्या होगा, डेल्टा E माइनस W हो जाएगा, ये अपन जानते हैं। फिर W का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस P डेल्टा V, ये भी अपन जानते हैं। Q क्या है, हीट इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, डेल्टा E क्या है, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, W क्या है, इसका वर्क डन। तो यहाँ पर अपने को समझ में आ रहा है, अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर पुटिंग W is equals to minus P delta V representing the heat absorbed। तो heat absorbed यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, QP लिखूंगा। QP क्यों लिखूंगा मैं, ये क्या है, हाँ ये heat absorb हुआ है, लेकिन कब हुआ है, constant pressure पे। तो ये तो पहले नहीं लिख सकते थे क्या, लिख सकते थे, स्पेसिफिकली अब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपन ने इससे पहले QV इस्तेमाल कर लिया, अपन ने बोला वो हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो अपन स्पेसिफिकली इसको बता रहे हैं कि हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर है। समझ में आ गया, आगे कहानी क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ तक सबको समझ में आया है, कोई स्टेप में डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है वो क्या करता है, देखिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अपने पास क्या है, अपने पास ये इक्वेशन तो आ गया। इसके बाद सपोज व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब QP जूल ऑफ हीट, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम E1 to E2 एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V1 to E2। बात समझ में आ रही है कि कोई मेरे पास जो सिस्टम था यहाँ पर, उसने क्या कर दिया, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लिया, QP हीट एब्जॉर्ब कर लिया, और हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा और वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। समझ में आ गया, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आता है, E1 से E2 पे पहुंच जाता है, और वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, V1 से V2 पे पहुंच जाता है। समझ में आ गया। अगर दोनों का चेंज निकालना चाहेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा E क्या होगा, E2 माइनस E1, डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस V1। तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, अपन जो है अपने को यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मिला है, क्या एक्सप्रेशन मिला है, QP is equals to डेल्टा E plus P डेल्टा V। तो वहां पर डेल्टा E की जगह क्या लिख देंगे, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, और इसके जगह क्या लिख देंगे, V2 माइनस V1। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आगे कहानी क्या है, आगे कहानी ये है कि अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको रीअरेंज करना शुरू करेंगे। क्या कर रहे हैं, रीअरेंज। मैं P को अंदर भेज रहा हूँ, जैसे P को अंदर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, PV2 माइनस क्या हो जाएगा, PV1, ठीक है ना। फिर से क्या कर दिया, मतलब ये स्टेप क्या है बता देता हूं मैं, E2 माइनस E1 प्लस क्या हो जाएगा, PV2 माइनस क्या हो जाएगा, PV1। समझ में आता है। अब आगे कहानी क्या है, E2, ये 2 वालों को एक साथ में कर लेते हैं और 1 वालों को एक साथ में कर लेते हैं। तो बताओ जरा क्या होगा, E2 मैंने क्या कर दिया, E2 लिख दिया मैंने, E2 प्लस क्या हो जाएगा, PV2। समझ में आ गया, माइनस को बाहर ले लिया और अंदर क्या बच जाएगा फिर, E1 प्लस PV1। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये जो है आप देखो ध्यान से, नाउ E, P एंड V आर द फंक्शंस ऑफ स्टेट, वो अब क्या हो जाएंगे, स्टेट फंक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, E, P और V क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। देयरफॉर E प्लस PV मस्ट आल्सो अ स्टेट फंक्शन। मतलब क्या, बेसिकली क्या है, आपका इंटरनल एनर्जी, आपका जो है प्रेशर और आपका वॉल्यूम, सबके सब क्या है, स्टेट फंक्शन। समझ में आ गया। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इसका ये मतलब है कि ये सब मिला करके भी क्या होगा, कोई स्टेट फंक्शन बनेगा। अब वो उसका अपन नाम देना शुरू करेंगे, मस्ट आल्सो बी अ स्टेट फंक्शन। द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी E प्लस PV इज कॉल्ड द हीट कंटेंट और एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ये जो क्वांटिटी अपने पास यहाँ पर आई है, इसको क्या बोलते हैं, हीट कंटेंट बोलते हैं, या उसको एंथैल्पी बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो पूरा अपन ने डिराइव किया, उसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ तक पहुंचे, और फिर E प्लस PV को अपन ने क्या बोल दिया कि अपन क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं। तो नामकरण क्या किया इसका, E प्लस PV क्वांटिटी को क्या बोला, E प्लस PV इज द हीट कंटेंट या फिर एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कितनी एंथैल्पी है, हीट कंटेंट कितना है सिस्टम में, और जाके और क्लैरिटी आएगी आगे अभी। एंड रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंटेड बाय H से उसको क्या कर दिया, E प्लस PV को रिप्रेजेंट कर दिया एंथैल्पी को। समझ में आता है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आगे क्या है देखिए, अब इंटरेस्टिंग है देखिए, और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इसमें। अब इसके बाद इस पे अपने को ये समझ में आ जाता है कि बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर H को अपन ने बोल दिया E प्लस PV, ये अपन ने H को बोल दिया, क्या बोल दिया H को, E प्लस PV, ये अपन ने H को बोल दिया। तो मुझे बताइए H2 क्या होगा, H2 होगा E2 प्लस PV2, और H1 क्या होगा, E1 प्लस PV1। प्रेशर को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि अपन ने स्टार्ट में ही बोला है ना प्रेशर कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है, प्रोसेस ही वैसा लिया अपन ने, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ, H2 माइनस H1 करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, H2 माइनस H1। जब मैं H2 माइनस H1 करूंगा तो बताया क्या आएगा, H2 माइनस H1, बोलो क्या होगा, E2 प्लस PV2 माइनस
E1 माइनस PV1। इसको सॉल्व करने के बाद बताओ क्या आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इससे पहले जो एक्सप्रेशन था ना वो आएगा। समझ में आ गया कौन सा एक्सप्रेशन था वो? ये अपने पास एक्सप्रेशन था, ये जो एक्सप्रेशन था, समझ आ गया। सेम वही आएगा रेंज होगा। ये समझ आ रहा है कि सॉल्व करके बताऊं? बाउंसर जा रहा है ना, ठीक है, पीछे बच्चों को बाउंसर जा रहा है, ठीक है। सॉल्व कर देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये उसमें नजर आ रहा है कैमरे में? नहीं आ रहा है। वो साइड पे नजर आता है? ठीक है, बताता हूँ। कहाँ पर थे हम लोग? क्या बता रहे थे हम आप लोगों को? हाँ, तो अपने पास क्या है बताइए? QP क्या आया था? QP क्या आया था? QP क्या आया था? QP था अपने पास, हाँ, E प्लस क्या था? PV। QP था E प्लस P। अपने को स्टार्ट में क्या मिला बताइए? तो स्टार्ट में अपने को मिला डेल्टा E प्लस क्या मिला? P डेल्टा। अपने को मेरा बिल्कुल शुरू से डेरिवेशन बता देता हूँ। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं बताइए? यहाँ पर देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ QP इक्वल टू क्या होगा? E2 माइनस E1 प्लस क्या आ जाएगा? P V2 माइनस V1। ये लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ? P को अंदर भेजता हूँ, तो E2 माइनस E1 प्लस क्या होगा? P V2 माइनस क्या हो जाएगा? P V1 और ये क्या हो जाएगा? QP। ठीक है ना। यहाँ पर बताइए क्या करते हैं? 2 वालों को एक साथ में कर लेते हैं, 1 वालों को एक साथ में कर लेते हैं। तो E2 प्लस क्या हो जाएगा? PV2 माइनस माइनस बाहर लिया तो दोनों साइन चेंज हो जाएगी। E1 प्लस क्या हो जाएगा? PV1 और ये अपने पास क्या हो जाएगा? QP हो जाएगा। मतलब बात समझ में आती है? उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद E प्लस PV क्या होता है? फ्रेश होता है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेसिकली? इसको अपन आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि अपन ने बोला कि E प्लस PV एक नई क्वांटिटी, इसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी। बोलते हैं इसको एंथैल्पी। अगर ये एंथैल्पी है तो इस हिसाब से H1 क्या हो जाएगा? H1 आपके पास हो जाएगा E1 प्लस PV1 और H2 क्या हो जाएगा? E2 प्लस PV। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा? देयरफॉर मैं लिखता हूँ H2 माइनस H1। बताइए क्या होगा? H2 माइनस H1 इज E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1। फिर मैंने क्या कर दिया? E2 और क्या कर दिया? देखिए ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, E2 माइनस मेरे पास क्या है? प्लस PV1 मेरे पास ऑलरेडी है। और मैंने क्या कर दिया? E2 माइनस E1 और माइनस क्या कर दिया? P को बाहर ले लिया और मैंने क्या कर दिया? V2 माइनस V1। समझ में आ रहा है? ये जो चीज़ है शुरुआत में देखो क्या था? QP था। तो H2 माइनस H1 क्या आया? ये इसको यहाँ से रिलेट करो, समझा क्या किया मैंने? क्लियर हो गया? मैंने उसको ऐसे अरेंज कर दिया और QP को क्या बोल दिया? H2 माइनस H1। देयरफॉर QP क्या है? वो है डेल्टा H और QV क्या था? डेल्टा U। ये दो डेफिनेशन जो आपको मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि अगर आप क्या करेंगे? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्विवेलेंट है। और हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो क्या है? चेंज इन इंटर एनर्जी के इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये चीज़ आपको बता देता हूँ। कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आ सकता है बोर्ड, ये बोर्ड एग्जाम।